अच्छा भाई, तो आज हम सॉल्व करेंगे 2015 मई जून का पास्ट पेपर 22 वेरिएंट। इतना मुश्किल पास्ट पेपर है नहीं, इसमें मोस्टली आपका थ्योरी ही टेस्ट हो रहा है। उसके अलावा जो मेन टॉपिक्स आपके टेस्ट हो रहे हैं उसमें आ जाता है एरे, थोड़ा सा फाइल्स का टेस्ट है, उसके अलावा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और ज़्यादातर इफ एल्स और फॉर लूप्स वगैरह बेसिक चीज़ें ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये पुराना पेपर है तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो आपसे चॉइस पूछता था, लेकिन अब हम सारा पेपर सूडो कोड में करेंगे बिकॉज 9618 आपका पूरा का पूरा सूडो कोड में ही होता है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ मैराथन रनर रिकॉर्ड्स देयर टाइम फॉर अ रेस इन आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, एन एल्गोरिथम इज शोन बिलो इन स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। अब एल्गोरिथम क्या कर रहा है? एल्गोरिथम सबसे पहले आपसे इनपुट लेता है रेस टाइम का, आवर्स में, मिनट्स में, सेकेंड्स में। उसके बाद वो क्या करता है? वो कैलकुलेट करता है रेस टाइम सेकेंड्स में, मतलब कि इन सारों को कन्वर्ट करके एडअप कर देता है सेकेंड्स में। उसके बाद वो स्टोर करता है इस रेस टाइम को, मतलब कि यहाँ पे कोई एक वेरिएबल बनेगा, ये बात हमें पता चल गई। उसके अलावा आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के भी कुछ वेरिएबल्स बनने चाहिए, क्योंकि हमें जब इनपुट लेना है तो उससे पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। उसके बाद आउटपुट रेस टाइम इन सेकंड्स, तो आपने जिसको स्टोर किया आप उसी वेरिएबल को आप आउटपुट कर सकते हो। अब आपके पास आइडेंटिफायर टेबल आ गया। आइडेंटिफायर टेबल का क्या यूज़ होता है? उसमें आपने जो जो वेरिएबल्स अपने प्रोग्राम में यूज़ करने हैं, आप उनका नाम लिखते हो, उनकी डेटा टाइप्स लिख देते हो, और उसके बाद उनकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देते हो कि उनका काम क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला उसने आपके लिए किया हुआ है रेस आवर्स। रेस आवर्स आपका एक वेरिएबल है जो कि बेसिकली यूज़ होगा आपका आवर्स इनपुट लेने के लिए। उसकी डेटा टाइप इंटीजर और डिस्क्रिप्शन उसने लिखी हुई है, तो बाकी हमने फिलअप करना है। दूसरा हम एक कर सकते हैं रेस मिनट्स। इसकी डेटा टाइप भी हम इंटीजर रख देते हैं, और इसकी डिस्क्रिप्शन भी बस ऊपर वाली ही, द मिनट पार्ट ऑफ रेस टाइम। इसके बाद रेस सेकंड्स, क्योंकि हमें सेकंड्स भी इनपुट लेना है। एक सेकंड, इसको थोड़ा जोड़ के लिख लेते हैं। अच्छा, अब सेकंड्स को आप ना इंटीजर में भी ले सकते हो और रियल में भी ले सकते हो, दोनों की आपके पास चॉइस है। क्यों? क्योंकि अगर आप लेट से हम एक देखते हैं 1 आवर 5 मिनट्स 20 सेकेंड्स, तो उसके बाद आप पॉइंट लगा सकते हो, 20.10 लिख सकते हो, 20 पॉइंट एनीथिंग। तो इसलिए आप इसे रियल भी ले सकते हो, और आपके पास ये चॉइस भी है कि आप ये अज्यूम करो कि बस हम सेकंड्स तक ही ले रहे हैं, सेकंड्स के आगे पॉइंट्स में नहीं जा रहे। तो इंटीजर या रियल, इन दोनों में से आपकी मर्जी है। तो चलो हम इसे रियल ले लेते हैं। दोनों पे मार्क्स स्कीम मैंने देखी है, मार्क्स स्कीम पे दोनों पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं, रियल पे भी इंटीजर पे भी। और यहाँ पे फिर वही द सेकेंड पार्ट ऑफ द रेस टाइम। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट वेरिएबल। लास्ट वेरिएबल हम लोग यूज़ करेंगे ये जो हमने यहाँ पे मार्क किया था, जो कि स्टोर कर रहा है रेस टाइम इन सेकेंड्स। तो आप इसका नाम इसी तरह कोई भी रीजनेबल रख सकते हो, रेस टाइम इन सेकेंड्स, टोटल रेस टाइम, रेस टाइम। तो मैं बस रेस टाइम रख रहा हूँ, रेस टाइम। तो रेस टाइम को भी हम इंटीजर भी कर सकते हैं, रियल भी कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने रेस सेकेंड्स को रियल किया है, तो ज़्यादा वैलिड यही है, बेहतर यही है आपके लिए कि आप अब रेस टाइम को भी रियल ही करो। अगर ऊपर मैंने इंटीजर किया होता तो मैं यहीं यहाँ पे भी इंटीजर कर देता। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेंगे द टोटल रेस टाइम इन सेकेंड्स। अच्छा, उसके बाद बी पार्ट पे आ जाते हैं। बिफोर द प्रोग्राम इज रिटन द डिज़ाइन इज अमेंडेड। अब आपने डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। डिज़ाइन में क्या चेंजेस है? द न्यू डिज़ाइन इंक्लूड्स इनपुट ऑफ द रनर्स करंट पर्सनल बेस्ट। तो वो आपका जो अब रनर का करंट पर्सनल बेस्ट मैराथन टाइम है ना, सेकंड्स में, वो भी इनपुट ले रहे हैं हम। तो प्रोग्राम का फ्लो थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मतलब कि आप इनपुट रेस
उसके टाइम एज आवर्स, मिनट, सेकंड्स, और इसके साथ ही पर्सनल बेस्ट भी ले रहे हो इनपुट में। उसके बाद क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि आउटपुट वो क्या करेगा, फिर वो जो आपका रेस टाइम होगा उसे कंपेयर करेगा पर्सनल बेस्ट के साथ, और उसकी बेसिस पे तीन आउटपुट्स में से कोई एक आउटपुट आएगा। या तो आएगा कि पर्सनल बेस्ट अनचेंज है। ये कब आएगा, अगर आपका पर्सनल बेस्ट इज लेस देन आपका रेस टाइम, जो करंट रेस टाइम है। अगर पर्सनल बेस्ट उससे बेहतर है रेस टाइम से, मतलब कम है, क्योंकि देखो ना, अगर पर्सनल बेस्ट आपका ऑलरेडी कम है रेस टाइम से तो वो अनचेंज रहेगा। अगर आपका पर्सनल बेस्ट ग्रेटर है ना रेस टाइम से, मतलब आपने एक ऐसा रेस टाइम अचीव किया जो कि पर्सनल बेस्ट से भी कम है, तो ऑब्वियसली फिर एक नया पर्सनल बेस्ट बन जाएगा, एक समझ लो नया हाई स्कोर बन जाएगा। और अगर वो दोनों सेम है तो इक्वल ही होगा, इज इक्वल टू रेस टाइम। तो वो अब आपको कह रहा है कि एडिशनल वेरिएबल क्या होना चाहिए, एडिशनल वेरिएबल हम बना लेंगे पर्सनल बेस्ट, या पर्सनल बेस्ट टाइम बना लो, बस एक रीजनेबल सा नाम दे दो पर्सनल बेस्ट। इसकी डेटा टाइप भी हम रियल रखेंगे क्योंकि हमने रेस टाइम की डेटा टाइप को रियल रखा हुआ है। लेकिन अगर आपने उन्हें इंटीजर रखा हुआ है तो आप इसे भी इंटीजर रख सकते हो। पर्सनल बेस्ट टाइम इन सेकेंड्स। अच्छा, इसके बाद हम वहाँ आ जाते हैं कि वो आपको कह रहा है कि न्यू डिज़ाइन का प्रोग्राम कोड लिखो। अब प्रोग्राम कोड हमने लिखना नहीं है, हमने सूडो कोड में ही करना है, तो हम ये क्वेश्चन भी सूडो कोड में ही करेंगे। अब न्यू प्रोग्राम का हम थोड़ा सा फ्लो देख लेते हैं। फ्लो क्या है कि हमने ये सब चीज़ें इनपुट लेनी है अलॉन्ग विद पर्सनल बेस्ट। उसके बाद हमने रेस टाइम इन सेकंड्स कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमने उसे स्टोर कर देना है। स्टोर करने के बाद हमने रेस टाइम इन सेकंड्स को भी आउटपुट करना है, और उसके बाद ये चीज़ भी आउटपुट करनी है, इन तीनों में से कोई एक। वो डिसाइड करके हम इस लगा के डिसाइड कर लेंगे कि इनमें से क्या आउटपुट होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे, जो जो हमने अपने आइडेंटिफाई टेबल में बनाए हुए हैं। अच्छा, जो इंटीजर हैं वो सारे एक साथ डिक्लेयर कर लेंगे, और रियल एक साथ। इंटीजर हमारे पास दो हैं तो इन्हें कॉमा सेपरेट करके एक साथ डिक्लेयर कर लेते हैं। रेस आवर्स कॉमा रेस मिनट्स एज इंटीजर। उसके बाद आपका आ जाता है रेस सेकंड्स, रेस टाइम, पर्सनल बेस्ट। ये आ जाएंगे रियल। उसके बाद हमने इन सब का प्रॉम्प्ट देना है और इनपुट लेना है। तो प्रॉम्प्ट दे के इनपुट लेने के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, दोनों वैलिड हैं, आपका जो मर्जी आप यूज़ कर लें। पहला ये है कि आप पहले आउटपुट दो, आउटपुट लिखो। उसके बाद देखो एंटर रेस आवर्स, मतलब जो पहला प्रॉम्प्ट है हमारा। और हम इनपुट ले लेंगे रेस आवर्स। दूसरा तरीका, जो कि एक ही लाइन में आप प्रॉम्प्ट और इनपुट दोनों ले लो, हम लिखेंगे इनपुट फॉलोड बाय द प्रॉम्प्ट, एंटर रेस मिनट्स, कॉमा द वेरिएबल नेम रेस मिनट्स। उसके बाद हमने रेस सेकंड्स और पर्सनल बेस्ट को भी इनपुट लेना है। कॉमा रेस सेकंड्स और इंटर पर्सनल बेस्ट इनपुट
enter personal best, followed by the variable name personal best. आप लोगों के लिए बेहतर है आप लोग पहले यहाँ से पॉज करके एक बार खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, इतना मुश्किल नहीं है, एक बार खुद सुडो कोड कर लो, उसके बाद कंपेयर कर लो कि क्या क्या गलतियाँ थी आपकी और क्या डिफरेंस था। अच्छा, अब आपने सारे इनपुट्स ले लिए, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है रेस टाइम इन सेकेंड्स। तो हम रेस टाइम के वेरिएबल को असाइन करेंगे वैल्यूज, रेस टाइम इज इक्वल टू, अब रेस आवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, क्योंकि 1 hour हैज़ 3600 seconds, तो 3600 इंटू रेस आवर्स, इसमें ऐड करेंगे मिनट्स, मिनट्स के लिए हम 60 इंटू रेस मिनट्स, और इसमें हम ऐड कर देंगे रेस सेकेंड्स एज इट इज। तो ये हमने रेस टाइम कैलकुलेट कर लिया, रेस टाइम कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट थी उसे आउटपुट करने की, तो हम आउटपुट कर देंगे रेस टाइम इन सेकेंड्स उसके बाद एंड, ये हम बेसिकली दो उनको कंकैटिनेट कर रहे हैं, तो हमने रेस टाइम को टू स्ट्रिंग, क्योंकि रेस टाइम की डेटा टाइप हमारे पास इस टाइम है रेल, तो हम उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, और कंकैटिनेट कर देंगे रेस टाइम इन सेकेंड्स, ताकि एक हमारा प्रॉपर प्रॉम्प्ट बन जाए, प्रॉम्प्ट नहीं सॉरी, प्रॉपर आउटपुट बन जाए, एक मीनिंगफुल आउटपुट। उसके बाद हमने अब उसे कंपेयर करना है पर्सनल बेस्ट के साथ, और इन तीनों में से कोई एक वैल्यू आउटपुट करनी है, तो हम इफ्स लगाएंगे कुछ, इफ ये तीन इफ्स हमारे पास, पर्सनल बेस्ट इज लेस देन रेस टाइम, पर्सनल बेस्ट इज लेस देन रेस टाइम, देन आउटपुट, अगर आपका पर्सनल बेस्ट रेस टाइम से लेस है, इसका मतलब है कि पर्सनल बेस्ट अनचेंज है, तो हम ये पहला आउटपुट कर देंगे पर्सनल बेस्ट टाइम इज अनचेंज। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे पास दो और कंडीशंस रहती हैं, इफ पर्सनल बेस्ट इज ग्रेटर देन रेस टाइम, मतलब कि अब रेस टाइम हमारा पर्सनल बेस्ट से छोटा हो गया, इस केस में हमारा एक न्यू बेस्ट टाइम बन चुका है, उसमें हमने ये सेकेंड वाला आउटपुट करना है जो कि कह रहे हैं न्यू पर्सनल बेस्ट टाइम, न्यू पर्सनल बेस्ट टाइम। अगर ऐसा भी नहीं है तो हमारे पास फिर एक ही कंडीशन रहती है, तो हमें इसमें अब इफ लगाने की जरूरत नहीं, हम एल्स में लिख सकते हैं, एल्स आउटपुट इक्वल टू पर्सनल बेस्ट। अब एक इस इफ के कॉरस्पॉन्डिंग एक एंड इफ लगा देंगे हम, और एक ऊपर वाले इफ के कॉरस्पॉन्डिंग एंड इफ, और ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। हमने इनपुट्स भी ले लिए, हमने रेस टाइम भी कैलकुलेट करके उसे स्टोर भी कर दिया, हमने रेस टाइम का आउटपुट भी कर दिया, उसके बाद हमने पर्सनल बेस्ट के साथ कंपैरिजंस करके
एक सूटेबल आउटपुट भी दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोग्राम विल बी टेस्टेड यूजिंग वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब आपने एक्सप्लेन करना है कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग है क्या। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वाइट बॉक्स टेस्टिंग बेसिकली होता है कि आपके पास जितने भी लॉजिक पार्ट्स आ रहे हैं ना एक प्रोग्राम में, आपने सब ऐसी वैल्यूज देनी है ताकि हर लॉजिक पार्ट से आपका प्रोग्राम गुजर के जाए। लेट्स से अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें, पहले प्रोग्राम का फ्लो एक कांस्टेंट चल रहा है, एक इनपुट्स वगैरह ले रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। फिर जब ये इफ आता है ना, इस इफ के बाद तीन लॉजिक पार्ट्स बन रहे हैं आपके प्रोग्राम में, तीन अलग लॉजिक पार्ट्स हैं। एक है लेस देन वाला, एक है ग्रेटर देन वाला, एक है इक्वल वाला, और इन तीनों की बेसिस पे तीन अलग आउटपुट्स हैं। तो ये जो तीन अलग लॉजिक पार्ट्स बने, इन तीनों हमने ऐसी वैल्यूज देनी है इनकी, रेस आवर्स की, मिनट्स की, सेकंड्स की और पर्सनल बेस्ट की, ताकि हम इस लॉजिक पाथ पे भी आ सकें, इस वाले लॉजिक पाथ पे भी आ सकें, और इस पे भी। हम तीनों लॉजिक पाथ को टेस्ट कर सकें कि उनके सूटेबल आउटपुट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अब हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज यूजिंग values in a program to test all possible logic paths in a program। अच्छा, अब हमारे पास तीन टेस्ट्स गिवन है। सबसे पहले हमने टेबल हेडिंग को कंप्लीट करना है, तो आप टेबल हेडिंग्स देख लो, रेस आवर्स, रेस मिनट्स, रेस सेकंड्स, टोटल टाइम, मैसेज। सिर्फ एक मिसिंग है, पर्सनल बेस्ट। अब हमारे पास तीन अलग टेस्ट गिवन है जिनकी बेसिस पे हमने देखना है कि उनका आउटपुट आ रहा है या नहीं, और सूटेबल आउटपुट है या नहीं। तो पहला हमारे लिए गिवन है रेस आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स गिवन है, और टोटल टाइम गिवन है। तो हमने देखना है कि मैसेज क्या होना चाहिए। अब पर्सनल बेस्ट और टोटल टाइम इक्वल है, तो हमारे प्रोग्राम के हिसाब से इसमें मैसेज क्या होना चाहिए, इक्वल टू पर्सनल बेस्ट। मैं इसे सिर्फ पी भी लिख देता हूँ। उसके बाद हमने अब क्या करना है, हमने एक ऐसा टाइम लेना है जो कि हमारे पर्सनल बेस्ट से ग्रेटर हो, एक ऐसा टाइम लेना है जो कि हमारे पर्सनल बेस्ट से स्मॉलर हो, ताकि तीनों पाथ्स टेस्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं से दो दो सेकंड्स ऊपर और नीचे ले लेते हैं, 2 सेकंड ऊपर, 2 सेकंड नीचे, ताकि कैलकुलेशन ना करनी पड़े हमें। तो ये हो जाएगा 11055, ये हो जाएगा 11051। अच्छा, 11055 है, इसका मतलब है कि आपने अपने पर्सनल बेस्ट को बीट नहीं किया। जब पर्सनल बेस्ट को बीट नहीं किया तो पर्सनल बेस्ट अनचेंज्ड। तो मैं इसी से पी बी लिख रहा हूँ, पी बी अनचेंज्ड। और जब पर्सनल बेस्ट को हमने बीट कर दिया है तो हम लिखेंगे न्यू पर्सनल बेस्ट टाइम। तो न्यू पर्सनल बेस्ट टाइम, और ये करने के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि अ प्रोग्राम डिस्प्लेज अ मेन्यू विद चॉइसेस 1 to 4। द कोड टू डिस्प्ले द मेन्यू इज रिटन एज द प्रोसीजर डिस्प्ले मेन्यू। तो बेसिकली जो मेन्यू डिस्प्ले करने का कोड है वो आपने एक प्रोसीजर के अंदर ही लिख दिया है। तो अब सूडो कोड उन्होंने गिवन छोटा सा गिव दे दिया। सूडो कोड क्या कर रहा है, कॉल डिस्प्ले मेन्यू, डिस्प्ले मेन्यू कॉल कर रहा है, जो कि क्या करेगा, मेन्यू को यूजर को दिखा रहा होगा। डिस्प्ले मेन्यू एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऑलरेडी पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है, हम उसे सिर्फ यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एक लूप लगा हुआ है रिपीट अंटिल का, और उस लूप के अंदर क्या हो रहा है, हम आउटपुट करते हैं, एक प्रॉम्प्ट देते हैं, उसके बाद हम एक चॉइस इनपुट ले रहे हैं। और ये लूप कब तक चल रहा है, जब तक until choice is greater than equal to 1 and choice is less than equal to 4। ये लूप तब तक चलेगा जब तक 1, 2,
3 या 4 में से कोई एक वैल्यू इनपुट नहीं कर देते हम। अगर इनसे कोई छोटी वैल्यू होगी ना, लाइक 0 या माइनस में कोई वैल्यू या 4 से ग्रेटर होंगी वैल्यूज, तो ये दोबारा से आपको प्रॉम्प्ट देगा, दोबारा से इनपुट लेगा। अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब व्हाट दिस सूडो कोड विल डू। सूडो कोड क्या क्या कर रहा है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सबसे पहले वो आपको मेन्यू डिस्प्ले कर रहा है, तो हम ये लिख लेते हैं, डिस्प्लेज मेन्यू। उसके बाद क्या कर रहा है, प्रॉम्प्ट्स द यूजर एंड टेक्स इनपुट। प्रॉम्प्ट्स द यूजर टेक्स इनपुट। और ये कब तक रिपीट कर रहा है, रिपीट्स until input value is between। हमने स्पेसिफाई करना है कि कब तक, स्पेसिफिकली 1 से लेके 4 के दरमियान में जब तक वैल्यू नहीं आएगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। रिपीट्स until input value is between 1 and 4। उसके बाद वो पूछा स्टेट वाया लूप इज रिक्वायर्ड। तो हमने ये लूप लगाया हुआ क्यों है, हमने ये लूप इसलिए लगाया है क्योंकि हमें पता है कि हमारी चॉइसेस ही 1 से 4 तक है। तो अगर यूज़र कोई ऐसी वैल्यू इनपुट करे, लेट से -1 या 100, तो उस पर यूज़र को हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। तो हमें यूज़र को बताना है कि ये वैल्यू गलत है, आप दोबारा वैल्यू एंटर करो जो कि 1 से 4 के दरमियान में हो। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं इनपुट वैलिडेशन। तो ये लूप सिर्फ इनपुट वैलिडेशन के लिए लगा हुआ है। अच्छा, उसके बाद द फॉलोइंग सूडो कोड इज अ रिवाइज डिज़ाइन। अब आपने डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब डिज़ाइन में एक कांस्टेंट आ गया है जिसकी वैल्यू 3 है। उसके बाद उसी तरह एक कॉल आ रही है। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बना दिया नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है। फिर वही आउटपुट इनपुट जिसके साथ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीमेंट हो रहा है और लूप के अंदर एक और कंडीशन आ गई है। अब अगर देखा जाए तो बाहर लूप की दो कंडीशन है, एक ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है जिनके दरमियान में लगा हुआ है और। तो मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो हमारा लूप एग्जिट कर देगा। कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन सेम ही है कि 1 से लेके 4 के दरमियान में होना चाहिए। अगर 1 से 4 के दरमियान में है तो हम ये लूप एग्जिट कर देंगे, दोबारा यूजर से प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे। अगर, और दूसरी क्या कंडीशन है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आई के इक्वल हो जाएं। आई की वैल्यू है हमारे पास 3 और हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लूप के अंदर इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम यूज़र का नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है ना, रॉन्ग अटेम्प्ट्स, उसको अब हम लिमिट कर रहे हैं कि 3 से ज़्यादा बार यूज़र गलत इनपुट ना दे सके। अगर 3 से बार ज़्यादा बार देगा तो प्रोग्राम को वो टर्मिनेट कर देगा, जो भी करेगा, लेकिन इस लूप से एग्जिट कर देगा, वो दोबारा प्रॉम्प्ट नहीं मांगेगा। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आ रहा है, गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स द यूजर कुड बी प्रॉम्प्टेड टू मेक। मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स आप कितने कितने प्रॉम्प्ट्स आएंगे, 3, क्योंकि चौथी बार वो लूप में एंटर होने नहीं देगा। वो 3 प्रॉम्प्ट्स के बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और आई इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी 3 होंगे, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, लूप एग्जिट कर जाएगा। ये बात याद रखना कि रिपीट अंटिल में जब भी अंटिल के आगे आपने जो कंडीशन लगाई होती है ना, वो जब ट्रू होती है तब लूप एग्जिट होता है। और वाइल में क्या होता है कि वाइल के आगे जो कंडीशन है वो जब फॉल्स होती है तब वाइल एग्जिट होता है। अच्छा, उसके बाद स्टेट वाइज दिस एल्गोरिथम इज एन इम्प्रूवमेंट ऑन द वन गिवन इन पार्ट ए। तो अब आप ये बताओ कि पार्ट ए और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले ये देख लो। डिफरेंस ये है कि पार्ट ए में आप जितनी बार इनपुट देते जाओगे ना, अगर आप गलत इनपुट दे रहे हो तो वो लूप को एग्जिट नहीं करेगा, वो बार बार आपसे प्रॉम्प्ट करता रहेगा। इसमें यह है कि इसमें आपने यूज़र के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लिमिट कर दिया है। अगर यूज़र 3 बार गलत इनपुट दे रहा है तो उसके बाद यूज़र को चांस ही नहीं मिलेगा दोबारा इनपुट देने का। तो बस हम ये लिख देंगे, लिमिट्स द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स
टू इनपुट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका प्रोग्राम इनडेफिनेटली नहीं चल रहा होगा, आपका प्रोग्राम एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ही चलेगा। अच्छा, उसके बाद द सूडो कोड इज इन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद आपको एक टेबल दिखाया गया है जो कि शोज द एक्शन करेंटली टेकन बाय द सूडो कोड फॉलोइंग ईच मेन्यू चॉइस। आपके पास 4 मेन्यू चॉइसेस हैं, चारों मेन्यू चॉइसेस पे सूडो कोड का क्या एक्शन होना चाहिए उसका एक टेबल बना हुआ है। मेन्यू चॉइसेस 1 से 4 तक है। फर्स्ट पे आपने क्या करना है कि रीड डेटा फ्रॉम द कस्टमर फाइल, और इसका प्रोग्राम में रिस्पॉन्स आपने मतलब सूडो कोड में लिखना क्या है, आपने सिर्फ एक रीड फाइल के प्रोसीजर को कॉल करना है। रीड फाइल का प्रोसीजर करेगा क्या, टेस्टिंग पर्पसेस के लिए फिलहाल रीड फाइल का प्रोसीजर सिर्फ ये चीज़ आउटपुट करेगा, रीड फाइल कोड। अब ये अगर आपको याद हो तो इसे हम कहते हैं स्टब टेस्टिंग, कि आपने एक प्रोसीजर बना लिया, उस प्रोसीजर का आपने अभी तक काम नहीं किया, लेकिन जब आपने ये टेस्ट करना है कि वो प्रॉपरली कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप उसके अंदर एक छोटा सा मैसेज आउटपुट करके उस प्रोसीजर को जहाँ जहाँ आपने कॉल करना है आप कॉल करते हो। अच्छा, उसके बाद सेकंड पे आपने ऐड अ कस्टमर जो कि सिंपली आउटपुट कर देगा ऐड कस्टमर कोड। थर्ड पे सर्च फॉर अ कस्टमर जो कि आउटपुट कर देगा सर्च कस्टमर कोड। और फोर्थ पे आपने बस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है, प्रोग्राम को एंड कर देना है। अब हम देखते हैं आगे। अब आपको सेम कोड गिवन है और वो कह रहा है कि कंप्लीट करो मेन्यू चॉइसेस। अब इस पॉइंट पे अगर हम आ रहे हैं ना, इस अनटिल के लूप से आगे, तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रॉब्ली अब हमारे पास एक चॉइस के वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू पड़ी है 1 से 4 के दरमियान में, तो हमने उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है। तो हम बेसिकली इफ्स लगा लेंगे, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1। अगर चॉइस 1 है तो आपने क्या करना है, आपने रीड फाइल को कॉल कर लेना है, देन कॉल रीड फाइल। इसमें आप अगर लगाना चाहो, क्योंकि आपके पास 4 चॉइसेस हैं, तो आप केस ऑफ पे लगा सकते हो, केस ऑफ चॉइस, और उसके बाद आप उसके केसेस डिफाइन कर लो। यहाँ पे इसको कर लेते हैं एंड इफ, फिर इफ चॉइस। अब यहाँ से मैं एक ही लाइन में लिखूंगा क्योंकि जगह कम है, इज इक्वल टू 2। तो हमने आउटपुट करना है, देन आउटपुट ऐड कस्टमर कोड। इफ चॉइस इज इक्वल टू 3, देन आउटपुट क्या था, सर्च कस्टमर कोड। और लास्टली इफ चॉइस इज इक्वल टू 4, देन एंड। बस ये आप यहाँ पे सिग्निफाई कर रहे हो कि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद the algorithm in part C is to be amended. The program will repeatedly display the menu and respond to the user's choice. मतलब कि अब आपने वही काम करना है लेकिन उसे एक रेपिटेशन में करना है, और सिर्फ वो तब टर्मिनेट करेगा जब यूज़र इंटर 4 करेगा। उसके अलावा जो प्रोग्राम कोड है ना, उसमें 3 चीज़ें होंगी। अब आपका मेन प्रोग्राम होगा, रीड फाइल का प्रोसीजर होगा, डिस्प्ले मेन्यू का प्रोसीजर होगा। डिस्प्ले मेन्यू के प्रोसीजर में हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, कि एक तरह से ये मेन्यू हम डिस्प्ले कर देंगे, ये 4 आउटपुट्स आ रहे होंगे आपके पास। उसके बाद रीड फाइल के प्रोसीजर में तो हमने फिलहाल सिर्फ एक आउटपुट देना है, रीड फाइल कोड। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये 2 प्रोसीजर्स डिफाइन कर लेते हैं। प्रोसीजर रीड फाइल तो काफ़ी ईजी है, आपने क्या करना है, बस रीड फाइल कोड उसमें आउटपुट करना है।
आपने आउटपुट कर देना है रीड फाइल कोड। एंड प्रोसीजर। अच्छा, इसके बाद हम दूसरा प्रोसीजर भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपने दोनों प्रोसीजर्स भी ऐड करने हैं अपने प्रोग्राम में। प्रोसीजर डिस्प्ले मेन्यू, अब डिस्प्ले मेन्यू क्या करेगा? डिस्प्ले मेन्यू में आपके पास चार ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे होंगे, ये चारों चीज़ें आप आउटपुट कर दो। 1 2 3 4, और 1 में रीड डेटा फ्रॉम फाइल, ऐड अ कस्टमर, सर्च फॉर कस्टमर, टर्मिनेट। रीड डेटा फ्रॉम फाइल, 2 2 था आपका ऐड अ कस्टमर, ऐड अ कस्टमर। 3 था आपका सर्च फॉर अ कस्टमर। और 4 था टर्मिनेट द प्रोग्राम। फिर हम इसे कर देंगे एंड प्रोसीजर। तो ये आपके दो क्लियर हो गए। अब यहाँ पे आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने मेन प्रोग्राम में क्या करना है कि हमने रिपीटेडली वैल्यूज़ लेनी है। उससे पहले हम लोग ये वाला काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर लेंगे। डिक्लेयर चॉइस कॉमा अटेम्प्ट्स एज इंटीजर। उसके बाद अब हमने एक ऐसा लूप लगाना है जो तब टर्मिनेट हो जब चॉइस की वैल्यू 4 हो जाए। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे रिपीट। रिपीट हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए पोस्ट कंडीशनल लूप। पोस्ट कंडीशन क्यों चाहिए? क्योंकि एटलीस्ट एक बार इसकी आइटरेशन चलनी चाहिए, ताकि हमारे पास चॉइस की एक वैल्यू इनपुट हो जाए। जब चॉइस की वैल्यू इनपुट हो जाएगी, उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर वो 4 है तो हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे, अगर कोई और है तो अकॉर्डिंगली जो भी एक्शन लेना है हम वो लेंगे। तो हम कर देते हैं रिपीट। रिपीट के अंदर हमने यही वाला प्रोग्राम लिखना है। constant I is equal to 3, display menu, call display menu, और उसके बाद हमने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का वेरिएबल हमने नाम रखा है अटेम्प्ट्स। तो हम अटेम्प्ट्स को 0 करेंगे, उसके अंदर एक और इनर लूप लगाएंगे। अटेम्प्ट्स को 0, हमारा एक और रिपीट लग रहा है। आउटपुट हम इसकी जगह एक प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। इनपुट एंटर अ चॉइस,
1 to 4 कॉमा चॉइस के बाद अटेम्प्ट इज इक्वल टू अटेम्प्ट प्लस 1 until की कंडीशन सेम टू सेम until choice is greater than equal to 1 and choice is less than equal to 4. ये वही कोड है जो हमें गिवन था, ये शायद जगह कम पड़ जाए और attempts is equal to I. जगह हमें कम पड़ रही है, चलो मैं इसको कंटिन्यू यहाँ से कर देता हूँ थोड़ा सा आगे। बेसिकली हमने यही काम करना है 4 ifs वाला, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे end if then end, फिर यहाँ end if, और उसके बाद हमने जो हमारा मेन रिपीट का लूप था उसकी कंडीशन लगा देंगे until choice is equal to 4, ताकि जैसे ही चॉइस हमारी 4 हो जाए तो हमारा लूप एग्जिट कर जाए। और ये हमारा कंप्लीट हो गया। बेसिकली ज़्यादा जगह इस वजह से ली है क्योंकि हमने 2 प्रोसीजर्स भी डिक्लेयर किए हैं, डिस्प्ले मेन्यू और रीड फाइल, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, उसके बाद when the guarantee on a computer runs out, the owner takes out insurance to cover breakdown and repairs. The price of the insurance is calculated from model of the computer, age of the computer, और current insurance rates. ये आपके पास स्ट्रक्चर चार्ट का क्वेश्चन आ गया। Following an inquiry to the insurance company, the customer receives a quotation letter with the price of insurance. A program is to be produced और अपने स्ट्रक्चर चार्ट फिलअप करना है। नीचे देखते हैं हमें इसकी वैल्यूज़ गिवन होंगी। हमारे पास मॉड्यूल्स के 4 नाम है। ए है हमारा सेंड कोटेशन लेटर। अब ये मॉड्यूल जो हैं बेसिकली ना, इन्हें आप समझ लो ये प्रोसीजर्स या फंक्शंस हैं, और इनकी हमने एक तरह से हायरार्की बनानी है कि कौन सा फंक्शन किसको कॉल कर सकता है पॉसिबली। तो हम देखेंगे कि कौन सा फंक्शन किसको कॉल कर सकता है। अच्छा, आपके पास आ जाता है सेंड कोटेशन लेटर। ये एक कोई एक फंक्शन है, लेट्स सी के ये कॉल करेगा या इसे कॉल किया जाएगा। कैलकुलेट प्राइस, ये भी एक फंक्शन है जो कि प्रॉब्ली कॉल ही होगा। प्रोड्यूस इंश्योरेंस कोटेशन, अब इसमें आपने इसकी जनरल ट्रिक ये है कि जो सबसे जनरलाइज चीज़ है ना इस इन चारों में से, जो सबसे जनरलाइज मॉड्यूल नेम है, आपने उसको टॉप पे रखना है, क्योंकि जो जनरलाइज है वो सब बाकियों को स्पेसिफिक कामों के लिए कॉल कर रहा होगा। अब ये जो है प्रोड्यूस इंश्योरेंस कोटेशन, ये हमारा मेन काम है, और इस मेन काम में 3 सब टास्क हैं कि आप कोटेशन लेटर सेंड करो, आप प्राइस कैलकुलेट करो, और आप कंप्यूटर डिटेल्स इनपुट लो। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि टॉप पे अब हमारा आ जाएगा सी, क्योंकि ये वो मेन प्रोग्राम है जो बाकी प्रोग्राम्स को कॉल कर रहा होगा, बाकी प्रोसीजर्स को कॉल कर रहा होगा। तो हम सी को टॉप पे लिख लेते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखना है कि इनका क्या कहते हैं, आपका प्रोग्राम का फ्लो किस तरह होगा। प्रोग्राम का फ्लो आपका लेफ्ट टू राइट होता है। तो सबसे पहले उसने आपको दिया हुआ है फॉलोइंग एन इंक्वायरी द कस्टमर रिसीव्स अ कोटेशन लेटर विद द प्राइस। तो सबसे पहले इंक्वायरी की जाती है। अच्छा, तो सबसे पहले इंक्वायरी के लिए आप क्या करोगे, कंप्यूटर की डिटेल्स इनपुट लेनी चाहिए। क्या कंप्यूटर की डिटेल्स इनपुट लोगे, उसके बाद प्राइस कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप कस्टमर को कोटेशन भेजोगे। तो इसका फ्लो किस तरह होगा, डी बी ए।
सबसे लेफ्ट पे डी, सबसे पहले डी वाला काम होना चाहिए। सबसे पहले आप इनपुट लोगे चीज़ें, उसके बाद उस पर कैलकुलेशन करोगे, उसे प्रोसेस करोगे, उसके बाद आप वो कस्टमर को भेज दोगे। तो ये हमने उसका फ्लो भी ठीक कर लिया। इसके बाद अब हमने देखने हैं पैरामीटर्स। अब हमने ये वाले लेटर्स यूज़ करके देखने हैं जहाँ पे सूटेबल पैरामीटर्स हैं वो हमने यूज़ करने हैं। अच्छा, देख लेते हैं कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल, कंप्यूटर का मॉडल, कंप्यूटर की एज, पॉलिसी के चार्जेस क्या हैं और पॉलिसी नंबर। तो इस बेसिस पे अब हम देखेंगे कि कौन सा प्रोसीजर किस प्रोसीजर को क्या भेज सकता है। तो डी प्रोसीजर जो है, जो कि बेसिकली है इनपुट कंप्यूटर डिटेल्स। तो अगर आपने कंप्यूटर की डिटेल्स इनपुट करनी है तो आप क्या क्या इनपुट कर सकते हो। आप मॉडल कर सकते हो कंप्यूटर का, कंप्यूटर की एज कर सकते हो, उसके अलावा एक रेफरेंस रखने के लिए आप उसका पॉलिसी नंबर भी कर सकते हो। तो हम लिख लेंगे जी, एच और जे, क्योंकि कंप्यूटर की डिटेल्स हमने अपने मेन प्रोग्राम को देनी है। अब मेन प्रोग्राम बी को क्या देगा, बी हमारा है कैलकुलेट प्राइस। वो किस बेसिस पे प्राइस कैलकुलेट करेगा हमने ये भी देखना। एक तो आ गया प्रीमियम रेट्स, एक पैरामीटर उसने हमें दे दिया। दूसरा, अब देखो, द प्राइस ऑफ द इंश्योरेंस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मॉडल, एज, करंट इंश्योरेंस रेट्स। तो मॉडल, एज, ये दो आप पैरामीटर्स लिख सकते हो, क्योंकि रेट्स तो ऑलरेडी भेज रहा है। तो हम जी और एच लिख लेंगे। और ये वैल्यू एक रिटर्न भी कर रहा है, मतलब कि एक फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि कैलकुलेट प्राइस क्या वैल्यू रिटर्न कर सकता है पॉसिबली। तो वो पॉलिसी चार्ज, क्योंकि कस्टमर का नेम, कस्टमर का ईमेल, मॉडल, एज या पॉलिसी नंबर तो रिटर्न नहीं करेगा ना, वो चार्ज रिटर्न करेगा कि कितने चार्जेस होंगे। तो हम यहाँ पे आई लिख लेते हैं। उसके बाद मेन प्रोग्राम ए को, ए क्या था कि कोटेशन लेटर अब आपने भेजना है। कोटेशन लेटर एज एन ईमेल भेजेंगे, तो ऑब्वियसली ईमेल में हमें जो पैरामीटर्स चाहिए होंगे वो हम देखते हैं क्या क्या। उसमें हम लोगों को कस्टमर का नेम चाहिए होगा, ऑब्वियसली चाहिए होगा। आपने कस्टमर को ईमेल लिखना है उस, तो आपके फंक्शन को पता होना चाहिए कस्टमर का नेम क्या है। तो हम कस्टमर का नेम भेजेंगे। कस्टमर का ईमेल, आपके फंक्शन को ये भी पता होना चाहिए कि किसको ईमेल भेजना है। उसके बाद मॉडल और एज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमने इनपुट लिए हैं। पॉलिसी की चार्जेस और पॉलिसी नंबर रेफरेंस के लिए, तो ये चार पैरामीटर्स हमारे जाने चाहिए, ई, एफ, आई, जे। ई, एफ, आई, जे, ये आपका स्ट्रक्चर चार्ट कंप्लीट हो गया। बस आपने मॉड्यूल्स को देखते हुए, मॉड्यूल्स फिल अप करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनमें से मेन मॉड्यूल कौन सा होगा जो बाकियों को कॉल करेगा। जो इनमें सबसे जनरल होगा ना, वो आपका मेन मॉड्यूल होगा, वो टॉप पे होगा। उसके बाद बाकी सब होंगे प्रोग्राम के फ्लो और सीक्वेंस के हिसाब से, कि प्रोग्राम किस फ्लो में चलना चाहिए, लेफ्ट टू राइट आपने उसी तरह मॉड्यूल्स के नाम रखने हैं। तो प्रोड्यूस इंश्योरेंस कोटेशन एक बहुत जनरल बात है जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हम इसको टॉप पे रखेंगे, सी को। उसके बाद सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं, फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद हम आउटपुट करते हैं। तो हम इसी फ्लो में लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। अब आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A game is played between two players. They take turns at rolling a six-sided die and record their throw. उसके बाद a player scores 1 if their throw is higher than their opponent. They each roll the die 20 times. ये आपको अभी रैंडम डेटा दिया हुआ है, इसका हम सेंस बनाएंगे। If the player's throw is the same as their opponent's, the total points is unchanged. The winner is the player with the larger number of points after 20 throws. तो बेसिकली हमारा जो ओवरऑल प्रोग्राम चल रहा है वो 20 थ्रोज होंगी। उसके बाद अगर प्लेयर 1 का स्कोर प्लेयर 2 से ज़्यादा है तो उसका पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, अगर उनका स्कोर सेम है तो उनके पॉइंट्स अनचेंज रहेंगे। तो अच्छा, कंप्लीट द सूडो कोड। अब सूडो कोड इसका क्या होना चाहिए। एक बात हमें कंफर्म है कि ये 20 बार चल रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है 20 थ्रोज, तो हम लगा लेंगे नंबर ऑफ थ्रोज। लूप कंट्रोल वेरिएबल हमें गिवन है, तो हम नंबर ऑफ थ्रोज को ही यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ थ्रोज 1 to 20।
क्योंकि 20 टाइम्स चलना है लूप। इनपुट प्लेयर वन थ्रो, प्लेयर वन का जो भी थ्रो होगा वो इनपुट लेंगे। उसके बाद दूसरी इनपुट क्या होना चाहिए, प्लेयर टू का थ्रो, क्योंकि हमने इन्हें कंपेयर करना है। और आप देखो तो प्लेयर टू का थ्रो यूज़ हुआ हुआ है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे इनपुट प्लेयर टू थ्रो। अच्छा, उसके बाद इफ़ प्लेयर वन थ्रो इज़ ग्रेटर देन प्लेयर टू थ्रो, तो इस केस में क्या होना चाहिए। हम पहले पूरा प्रोग्राम पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि वो क्या रहा है और कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। अगर प्लेयर वन की थ्रो प्लेयर टू की थ्रो से बड़ी है तो कुछ होना चाहिए। हम देखते हैं कि प्लेयर टू की थ्रो अगर प्लेयर वन से बड़ी है तो क्या हो रहा है, तो प्लेयर टू का टोटल इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर प्लेयर टू ग्रेटर है तो प्लेयर टू का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे प्लेयर वन का इंक्रीमेंट होना चाहिए। प्लेयर वन थ्रो इज इक्वल टू प्लेयर वन थ्रो प्लस वन। उसके बाद एंड इफ के बाद एक और लाइन है, तो अब ये एक और इफ शुरू हो रहा है जो कि ऑब्वियसली बाहर होना चाहिए हमारे लूप से, तो हम अपने फॉर लूप को एंड कर देंगे इस लाइन में। और ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो देख रहा है कि प्लेयर वन का टोटल अगर प्लेयर टू के टोटल से बड़ा है, तो वो कह रहा है प्लेयर वन इज द विनर, वरना प्लेयर टू इज द विनर। अच्छा, वो कह रहा है आइडेंटिफाई द गेम रिजल्ट विच विल प्रोड्यूस इनकरेक्ट आउटपुट। एक इसमें ऐसा एरर है, एक लॉजिकल एरर है जिसकी बेसिस पे इनकरेक्ट आउटपुट आएगा। वो क्या है, वो ये है कि देखो, अगर आपका प्लेयर वन का टोटल लेट्स अज्यूम 11 है, प्लेयर टू का टोटल हम लोग क्या लेते हैं 9 है, तो अब ऑब्वियसली प्लेयर वन जीत रहा है तो प्लेयर वन इज द विनर, ये आउटपुट होगा। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें, प्लेयर वन का टोटल 9 है, प्लेयर टू का टोटल 11 है, अब इस केस में प्लेयर टू इज द विनर आउटपुट होगा, ये भी ठीक है। लेकिन व्हाट इफ इन दोनों की वैल्यूज 10 है। अगर इन दोनों की वैल्यूज 10 है तब क्या होगा, प्लेयर वन इज द विनर, ये तो आउटपुट नहीं होगा क्योंकि प्लेयर वन टोटल इज नॉट ग्रेटर देन प्लेयर टू टोटल। तो वो ऑब्वियसली एल्स में जाएगा, एल्स में जाके वो क्या करेगा, प्लेयर टू इज द विनर, जो कि गलत है, ये ड्रॉ हो रहा है। तो इन केस ऑफ ड्रॉ वो प्लेयर टू को विनर डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि वो एल्स में चला जाता है, वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो डायरेक्ट एल्स में जाके एल्स को आउटपुट कर देता है। तो हम लिख देंगे व्हेन देयर इज अ ड्रॉ। ये लिख दो, ये लिख दो कि दोनों की टोटल स्कोर्स आर इक्वल, एक ही बात है। उसके बाद अब क्वेश्चन 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन है। अच्छा, a company takes two new websites, Site X and Site Y, for selling bicycles. Various programs are to be written to process the sales data. These programs will use the data about daily sales made from Site X and Site Y, जिनके variables यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं। ये Site X का डेटा है, ये Site Y का डेटा है, और ये डेट्स की डेटा है। और ये पहले 28 डेज का डेटा इन्होंने हमें दिखाया हुआ। अच्छा, नेम द डेटा स्ट्रक्चर टू बी यूज्ड इन अ प्रोग्राम फॉर सेल्स एक्स। अगर आप सेल्स एक्स को देखो तो इसमें आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, क्लियरली ये 1D एरेज यूज़ हुई हुई है यहाँ पे, तो हम लिख लेंगे 1D एरेज। डायमेंशन स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एरे लिखोगे तो उसमें 2D एरेज भी आ सकती हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है। उसके बाद प्रोग्रामर राइट्स अ प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग सूडो कोड डिज़ाइन। ठीक है, उसने एक्स को 0 डिक्लेयर कर दिया, 0 से इनिशलाइज कर दिया। फॉर डे नंबर 1 to 7, वो पहले 7 नंबर्स का उसने लूप लगाया। इफ सेल्स एक्स डे नंबर, मतलब कि डे नंबर में आप सेल्स एक्स रख रहे हो, आइटरेट कर रहे हो थ्रू आउट द एरे 1 से 7। सेल्स एक्स का डे नंबर प्लस सेल्स वाई का डे नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। उस केस में आप एक्स को इंक्रीमेंट कर रहे हो, साथ ही वो सेल्स डेट आप आउटपुट कर रहे हो। तो हम देखते हैं ये कर क्या रहा है। वो बेसिकली एक लूप लगा रहा है 1 से लेके 7 तक।
1 से लेके 7 तक का लूप लग रहा है। उस लूप में वो क्या कर रहा है कि वो उसी इंडेक्स, सेम इंडेक्स पे सेल्स एक्स की वैल्यू और सेल्स वाई की वैल्यू, इन दोनों को एडअप करता है। एडअप करके देखता है कि वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 तो नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यूज, इन दोनों वैल्यूज का सम ग्रेटर देन या इक्वल टू 10 है, तो वो ये जो सेल्स डेट है ना, कॉरिस्पॉन्डिंग सेल्स डेट, उसको आउटपुट कर देता है। और वो करता है ये काम, फिर इन दोनों को कंपेयर, फिर इन दोनों को एडअप 7 तक। वो पहले एक वीक का बेसिकली सेल्स डेट का सम कैलकुलेट कर रहा है और देख रहा है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है या नहीं। अगर है तो वो डेट आप आउटपुट कर दो। और एंड में हमने एक्स आउटपुट करना है कि टोटल कितने दिन हैं जब हमारी दोनों वेबसाइट्स की सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 थी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक ट्रेस टेबल यूज़ करना है इस पूरे सूडो कोड के एग्जीक्यूशन को ट्रैक करने के लिए। तो जब एक्स को हमने 0 डिक्लेयर किया था तो ये यहाँ पे शो हो गया। उसके बाद डे नंबर हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, तो हम डे नंबर को 1 कह देंगे। उसके बाद इफ सेल्स एक्स डे नंबर प्लस सेल्स वाई डे नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, डे नंबर की वैल्यू है 1, तो हम दोनों के फर्स्ट इंडेक्स पे जाके देखेंगे उनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है या नहीं। फर्स्ट इंडेक्स पे अगर इनका सम करें हम, तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अब 1 इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो कुछ भी नहीं होगा, एंड इफ होगा, एंड फॉर होगा। जब भी एंड फॉर होता है तो डे नंबर जो भी आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ना, ये वापस टॉप पे जाएगा, उसको इंक्रीमेंट करेगा, फिर चेक करेगा कि वो अपर बाउंड तक तो नहीं पहुंचा। अगर अपर बाउंड तक नहीं पहुंचा तो लूप के अंदर दोबारा चला जाएगा। अब इंक्रीमेंट हो गया डे नंबर की वैल्यू होगी 2। अब वो जाएगा सेकंड इंडेक्स पे, उनको एडअप करेगा और देखेगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तो नहीं है। सेकंड इंडेक्स पे 1 प्लस 2, वो क्या कर रहा है, दोनों के सेकंड इंडेक्स को देख रहा है। सेल्स एक्स प्लस सेल्स वाई की सेकंड इंडेक्स 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। ये भी बड़ा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो इस इफ के अंदर जा ही नहीं सकेगा। तो वो डायरेक्ट एंड फोर पे जाएगा, एंड फोर से वापस टॉप पे जाएगा, डे नंबर को इंक्रीमेंट करेगा, चेक करेगा 7 से छोटा है अभी भी, तो वो फिर 3 पे चला जाएगा। अब सेल्स एक्स 3 प्लस सेल्स वाई 3 को हमने देखना है। सेल्स एक्स 3 पे है 3, सेल्स वाई 3 पे है 8। 3 प्लस 8 11, 11 इज ग्रेटर देन 10। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमने एक्स को इंक्रीमेंट करना है। अब जब 3 पे हम आएंगे तो इसी लाइन में एक्स को हमने इंक्रीमेंट करके 1 कर देना है। और अब आउटपुट भी आएगा, आउटपुट सेल्स डेट ऑफ दैट डे नंबर। डे नंबर चल रहा है 3, तो सेल्स डेट में हमने जाना है 3 पे, और ये डेट हमने आउटपुट कर देनी है 05/06/2015। उसके बाद फिर से हम एंड फोर पे आ गए, एंड फोर से आए तो वापस टॉप पे डे नंबर को इंक्रीमेंट किया। अभी भी डे नंबर अपर बाउंड से छोटा है, तो हम दोबारा से चेक करेंगे 4 पे। अब 400 तो कुछ भी नहीं होगा, वो 5 पे चला जाएगा। अब हम 5 पे देखते हैं, फिफ्थ इंडेक्स पे 4 प्लस 6, ये 10 आ जाएगा इनका सम। अब अगर हम देखें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो 10 पे भी वो एक्स को इंक्रीमेंट करेगा, एक्स हो जाएगा हमारे पास 2, और ये जो इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग डेट है हम आउटपुट कर लेंगे 07/06/2015। उसके बाद एंड फोर होगा तो इंक्रीमेंट हो जाएगा 6 पे। 6 4 प्लस 4 8, कुछ भी नहीं होगा, वो 7 पे चला जाएगा। अब 7 हमारा लास्ट अपर बाउंड है, 7 से आगे हमने नहीं जाना। 7 पे 5 प्लस 9 14, तो 09/06/2015 एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि अब ये फिर से इम्प्रूव हो गया। और 09/06/2015। इसके बाद अब जब डे नंबर इंक्रीमेंट होगा तो वो 7 से एक्सीड कर जाएगा। अब डे नंबर की वैल्यू होगी 8, वो 7 से एक्सीड कर लिए, इसलिए हम एक्स को आउटपुट कर देंगे बस। तो अब हमारा आउटपुट होगा, ये करना ना भूलना है, अब हमारा आउटपुट 3 होगा, क्योंकि हमने एक्स को आउटपुट भी करना है लूप के टर्मिनेट होने के बाद। अच्छा, अब हमने डिटेल में डिस्क्राइब करना है कि ये एल्गोरिथम कर क्या रहा है। आइटरेट्स थ्रू
सेल्स ऑफ 7 days, क्योंकि 7 का लूप था। इट चेक्स नहीं, फाइंड्स लिख लो। फाइंड्स द नंबर ऑफ डेज, फाइंड्स द डेज ऑन विच sales were greater than equal to or equal to 10। उसके बाद outputs the corresponding date। 3 मार्क्स हैं तो 3 पॉइंट्स काफ़ी है। corresponding date, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि outputs the number of days, मतलब नंबर ऑफ टोटल डेज जो भी थे 3 थे, लेकिन 3 मार्क्स हैं तो 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं। अच्छा, अब सी पार्ट पे आ जाते हैं। द कंपनी वांट्स टू प्रोग्राम द टोटल टोटल मंथली सेल्स फॉर वन ऑफ द सेलेक्टेड वेबसाइट्स, और उसके लिए उसने एक फंक्शन हेडर बना लिया, मंथली वेबसाइट सेल्स, जिसमें आप एक मंथ देते हो और वो साइट देते हो एज अ कैरेक्टर, और मंथ एज एन इंटीजर, और वो आपको रिटर्न करता है इंटीजर उसकी टोटल वेबसाइट सेल्स। The function returns the total number of bicycles sold for the given month and website. The function will use the following. दो identifiers है, this month है जो कि एक integer है, represents the number, मतलब कि उस month का number represent कर रहा है, और एक character है x या y। अब वो आपसे पूछा give the number of parameters, number of parameters कितने हैं, this month, this site, दो parameters है। फिर वो कह रहा है some of the following function calls may be invalid, आपने टिक या क्रॉस से बताना है कि कौन सी फंक्शन कॉल वैलिड है, कौन सी इनवैलिड है। अच्छा, मंथली वेबसाइट सेल्स, फंक्शन का नाम भी ठीक है, पहला पैरामीटर एक नंबर होना चाहिए, दूसरा एक कैरेक्टर होना चाहिए, तो टिक, ये वैलिड है। उसके बाद मंथली वेबसाइट सेल्स 11 x y, ये अब 3 आ गए आपके पास, 3 पैरामीटर्स हैं, तो ये क्रॉस। क्यों क्रॉस, नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी 3, शुड बी 2। उसके बाद 12 ठीक है, एक्सेप्टेबल है, ये आपका 1 से 12 तक होने चाहिए, और एक्स गिवन है तो ये भी एक्सेप्टेबल है। पहले वाले में आपने एक चीज़ देख लेनी है कि ये मैंने मार्क्स स्कीम से इस चीज़ को कंफर्म किया है, आप इसको टिक भी कर सकते हो, क्रॉस भी कर सकते हो। क्रॉस इस वजह से क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग में गिवन है वाई, जबकि आपने स्पेसिफाई किया है कि हम उसे एक कैरेक्टर दे रहे हैं, कैरेक्टर वाई इस तरह होता है सिंगल कोटेशंस में। तो अगर आप इसे क्रॉस दोगे, क्रॉस की आप ये वजह भी लिख सकते हो कि सेकंड पैरामीटर शुड बी ए कैरेक्टर, या आप अगर सिर्फ टिक भी दे रहे हो तो वो भी ठीक है। अगर आप टिक देते हो ना तो वो इस वजह से ठीक है क्योंकि जनरली इतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप एक सिंगल स्ट्रिंग हो या एक कैरेक्टर हो, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। चलो इसको हम क्रॉस ही कर देते हैं। अच्छा, लास्ट पार्ट, आई थिंक ये लास्ट पार्ट है, नहीं ये बहुत रहता है अभी। अच्छा, उसके बाद the company decides to offer a discount on selected dates, a program is written to indicate the dates on which the discount is offered। उसके बाद अब वो अब एक टेक्स्ट फाइल बना रहा है जिसमें वो क्या कर रहा है कि पहला पार्ट आपका एक डेट गिवन है, उसके बाद आपके पास एक स्पेस है, और उस स्पेस के बाद आपके पास ट्रू या फॉल्स में से एक वैल्यू गिवन है जो कि बता रही है कि उस दिन डिस्काउंट वैलिड है या वैलिड नहीं है। अच्छा,
अच्छा, अब वो कह रहा है कि हर डेट और डिस्काउंट इंडिकेटर के दरमियान में सिर्फ एक स्पेस का डिफरेंस है और दो ही पॉसिबल डिस्काउंट इंडिकेटर्स उसने आपको दिए हुए हैं, या फॉल्स हो सकता है या ट्रू हो सकता है। उसके बाद आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बिल्ट इन फंक्शन कनकैटिनेशन उसने आपको बताया हुआ है कि इसका क्या फंक्शन है। कनकैटिनेशन दो स्ट्रिंग्स को लेता है और उन्हें साथ जोड़ देता है। दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, तो वो उन्हें बेसिकली साथ जोड़ देता है। अच्छा, द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सूडो कोड क्रिएट्स द टेक्स्ट फाइल डिस्काउंट डेट्स। अब आपने ये सूडो कोड कंप्लीट करना है। ओपन फाइल डिस्काउंट डेट्स फॉर, अब ऑब्वियसली आपने इसमें क्रिएट करने का जब उसने बोल दिया ना, तो क्रिएट का मतलब ही राइटिंग होता है, तो फॉर राइट। अब आपने इनपुट क्या करना है, वाइल नेक्स्ट डेट का चेक लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर इसका मतलब है कि आपने नेक्स्ट डेट को ही इनपुट करना है। इनपुट नेक्स्ट डेट वाइल नेक्स्ट डेट इज नॉट इक्वल टू, वो एक चेक कर रहा है कि ये इसकी नॉट इक्वल है, अगर तो इनपुट डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट इनपुट ले लिया। उसके बाद वो दो चीज़ों को, तीन चीज़ों को कंकैटिनेट कर रहा है, नेक्स्ट डेट को, एक स्पेस को और एक डिस्काउंट को कंकैटिनेट करके वो उसे फाइल में राइट कर रहा है नेक्स्ट लाइन को। अगर वो नेक्स्ट लाइन को राइट करे तो इसका मतलब है कि इस वेरिएबल का नाम नेक्स्ट लाइन है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में वो कंकैटिनेट करके तभी फाइल में राइट करेगा ना। उसके बाद इनपुट नेक्स्ट डेट, और उसके बाद हम लोग कर लेंगे एंड वाइल। तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आप नेक्स्ट डेट में एक्स 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 इनपुट नहीं करते। जैसे ही आप ये इनपुट करेंगे तो ये लूप एग्जिट हो जाएगा और आपका आउटपुट आ जाएगा फाइल नाउ क्रिएटेड, और फाइल क्लोज हो जाएगी। ये क्वेश्चन इतना ही। अच्छा, उसके बाद द डिस्काउंट डेट्स टेक्स्ट फाइल इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है। द कंपनी नाउ वांट्स अ प्रोग्राम टू, अब उसने आपको एक और प्रोग्राम का फ्लो दिया है जो कि आपने प्रॉब्ली आपको कोड करना होगा। की इन अ डेट एंटर्ड बाय द यूजर, आपने यूजर की इन का मतलब सिंपली इनपुट लेना है, डेट का इनपुट लेना है। सर्च द टेक्स्ट फाइल फॉर दिस डेट, फिर आपने एक लीनियर सर्च का एल्गोरिथम लगाना है फाइल के अंदर। फाइल के अंदर आपने उसकी डेट को आइसोलेट करके उस पर लीनियर सर्च लगानी है। इफ फाउंड आउटपुट वन ऑफ द फॉलोइंग मैसेजेस, अगर आपको वो डेट मिल जाती है ना, तो फिर आपने बेसिकली चेक करना होगा कि उसके आगे फॉल्स है या ट्रू है। अगर उसके आगे ट्रू है तो आपने ये आउटपुट करना है, अगर उसके आगे फॉल्स है तो नो डिस्काउंट ऑन दिस डेट आउटपुट करना है। और अगर आपको वो मिलती ही नहीं है एंड तक, तो इफ नॉट फाउंड आउटपुट डेट नॉट फाउंड। अच्छा, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफायर्स देख लेंगे कि हमारे कौन कौन से आइडेंटिफायर्स यूज़ हो सकते हैं। या आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, बस जो जो आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ करने हैं तो वो आप साथ साथ इस पर लिख देना। उसके बाद प्रोग्राम कोड और ये बस ख़त्म। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले प्रोग्राम कोड लिख लेते हैं, फिर उसमें जो जो आइडेंटिफायर्स यूज़ होंगे हम वो इस टेबल में फिल कर लेंगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने एक इनपुट लेना है डेट का यूज़र से, तो हम लोग कर लेंगे डेट, इसकी डेटा टाइप होनी चाहिए स्ट्रिंग। डेट इनपुट बाय द यूज़र। उसके बाद यूज़र से हमने इनपुट ले ली डेट। उसके बाद अब हमें टेक्स्ट फाइल में सर्च करनी है, तो ऑब्वियसली हमें एक फाइल डेटा का वेरिएबल चाहिए होगा जो कि फाइल से डेटा रीड कर रहा होगा। तो हम इसे देते हैं फाइल डेटा स्ट्रिंग रीड्स ईच लाइन फ्रॉम फाइल। फाइल डेटा के बाद अब हम कह सकते हैं कि जब हम उसमें से फाइल डेटा में से अब डेट और उसका जो भी डिस्काउंट की वैल्यू होगी उसे भी हमने एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या देते हैं,
या फिर फाइल डेट कह दो। फाइल डेटा और फाइल डेट में कंफ्यूज ना होना, फाइल डेट है ना, हम फाइल डेटा में से एक्सट्रैक्ट करेंगे फाइल डेट और फाइल डिस्काउंट, इन दोनों को आइसोलेट करेंगे ताकि हम देख सकें कि उसकी डेट को कंपेयर करें, फिर उसकी वैल्यू देख सकें। दोनों स्ट्रिंग होंगे। एक्सट्रैक्टेड डेट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइल डेटा। और ये है डिस्काउंट एक्सट्रैक्टेड। उसके बाद देखते हैं हमें आगे कौन कौन से वेरिएबल्स यूज काम आएंगे, हम उन्हें साथ साथ डिक्लेयर करते जाएंगे। सबसे पहले अब हमें डिक्लेरेशंस के लिए 3 लाइन्स छोड़ देते हैं और हम इनपुट लेते हैं प्रॉम्प्ट देके। एंटर अ डेट, डेट, डेट हमने इनपुट ले ली। अब हमें फाइल ओपन करनी है फॉर रीड। ओपन फाइल, डिस्काउंट डेट्स, फॉर रीड। अच्छा, उसके बाद अब आपको एक बुलियन भी चाहिए होगा फाउंड का, ताकि आप ये चीज़ देख सको कि आपको वो जो भी गिवन डेट है वो मिली या ना नहीं मिली। बुलियन चेक स्टेटस ऑफ डेट फाउंड। अच्छा, इनपुट कर लिया, फाइल को ओपन कर लिया। अब हमने एक लूप लगाना है। सबसे पहले हम फाउंड को फॉल्स कर देंगे, फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स। लूप की दो कंडीशंस होंगी, या तो जब तक आपको डेट मिलती नहीं है वाइल नॉट फाउंड, एंड नॉट एंड ऑफ फाइल। और एंड ऑफ फाइल में हम दे देंगे डिस्काउंट डेट्स एज अ पैरामीटर। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने दो चेक्स लगा दिए। एक है नॉट फाउंड का, ताकि जैसे ही अगर हमें फाइल फाइल में से जो डेट चाहिए थी वो हमें मिल गई है, तो नॉट फाउंड फाउंड हमारा ट्रू हो जाएगा, नॉट फाउंड उसे फॉल्स कर देगा, जिसकी वजह से ये लूप एग्जिट हो जाएगा। और दूसरा है नॉट ईओएफ, जब तक एंड ऑफ फाइल हमारा रीच नहीं होता तब तक एंड ऑफ ईओएफ हमें फॉल्स रिटर्न करता रहेगा, और वो फॉल्स रिटर्न करेगा तो नॉट फॉल्स ट्रू हो जाता है। तो बेसिकली एंड ऑफ फाइल जब ट्रू हो या जब फाउंड ट्रू हो, जब तक ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक काम नहीं होता, ये लूप चलता रहेगा। जब हमें या तो स्ट्रिंग मिल जाएगा या तो हमारी फाइल खत्म हो जाएगी, इन दोनों में से किसी एक केस में ही ये लूप एग्जिट करेगा। अब हमने क्या करना है, हमने हर लाइन को रीड करना है, तो हम रीड फाइल करेंगे, रीड फाइल डिस्काउंट डेट्स। और इसके लिए हमने बनाया था वेरिएबल फाइल डेटा। अब फाइल डेटा में से हमने एक्सट्रैक्ट करनी है डेट, तो हम करेंगे फाइल डेट, लेफ्ट का फंक्शन यूज कर सकते हैं।
इवन दो ये 2015 का पास पेपर है, इस टाइम पे लेफ्ट का फंक्शन नहीं यूज़ करते थे, इस टाइम जो गिवन फंक्शन है वो सब स्ट्रिंग का है। लेकिन वो पढ़ाने का आपको फ़ायदा नहीं है, आपके एग्जाम में लेफ्ट का फंक्शन नहीं आना है, तो इसलिए मैं आपको लेफ्ट का फंक्शन ही बताऊंगा। लेफ्ट फाइल डेटा कॉमा। अब उसका फॉर्मेट तो हमेशा सेम रहता है, तो हम काउंट कर लेंगे कि कितने कैरेक्टर्स डेट के होते हैं। डेट के हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स लेफ्ट से हमारे पास डेट के हैं। फाइल डेटा कॉमा 10। तो ये हमारे पास आ गई फाइल की डेट। अब हमें चाहिए फाइल का डिस्काउंट। इसके लिए हमें थोड़ी सी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। अब हमें ये बात नहीं पता कि वहाँ पे ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है। अगर ट्रू लिखा है तो वो 4 कैरेक्टर्स हैं, फॉल्स लिखा है तो वो 5 कैरेक्टर्स हैं। हमें कैसे पता कि हमने 4 कैरेक्टर्स स्टार्ट करके उसे ट्रू से कंपेयर करना है या 5 कैरेक्टर्स स्टार्ट करके उसे फॉल्स से कंपेयर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें लेकिन एटलीस्ट ये पता है कि बाकी की जितनी भी लेंथ है वो फिक्स्ड है। 10 कैरेक्टर्स हैं हमारी डेट के, 1 कैरेक्टर है हमारी स्पेस, और बाकी कैरेक्टर्स हैं 4 या 5 स्टेटस के। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसकी लेंथ में से 11। जब हम उसकी लेंथ में से 11 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास पीछे या तो 5 आएगा या तो 4 आएगा, और जो भी आएगा हम उसे फाइल डिस्काउंट में डाल देंगे राइट का फंक्शन लगा के। तो बेसिकली हम कुछ इस तरह से करेंगे, राइट, क्योंकि हमें राइट से चाहिए या 4 वैल्यू चाहिए या 5 चाहिए। फाइल डेटा कॉमा। अब हमें नहीं पता कि हमें 4 चाहिए या 5 चाहिए, तो उसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं। चलो मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर हमारे पास 10/06/2015 स्पेस ट्रू है, या फिर हमारे पास है 11/6/2015 स्पेस फॉल्स, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कैरेक्टर्स डेट के, 1 कैरेक्टर स्पेस का, 4 कैरेक्टर्स इसके, 15 कैरेक्टर्स हैं। इसमें 10 +1 +5 16 कैरेक्टर्स हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये कि हम डायरेक्टली उसकी स्पेस से उसकी लेंथ देख लें। अगर उसकी लेंथ 15 है तो हमें पता है कि उसका आंसर ट्रू है। अगर उसकी लेंथ 16 है तो हमें पता है कि फॉल्स। दूसरा तरीका ये है जिससे हमारे पास फाइल डिस्काउंट के अंदर वो स्ट्रिंग में वैल्यू आ जाएगी। हम 15 - 11 अगर करें तो हमारे पास 4 आ रहा है, तो हम अगर फाइल डेटा पे मतलब इस पूरी लाइन पे राइट 4 का फंक्शन लगाएं तो हमारे पास क्या वैल्यू एक्सट्रैक्ट होकर आएगी, ट्रू। अगर हम 16 - 11 करें हमारे पास आंसर 5 आ रहा है, और अगर हम राइट फाइल डेटा 15 लगाएं तो हमारे पास पूरी की पूरी 5 की वैल्यू आ जाएगी, फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइल डेटा के अंदर जो लेंथ गिवन है ना उसमें हम लोग एक और फंक्शन लगाएंगे, लेंथ का फंक्शन लगाएंगे जो कि रिटर्न करता है उसकी लेंथ। लेंथ ऑफ फाइल डेटा -11। इससे हमारे पास फाइल डिस्काउंट के अंदर या ट्रू लिखा आएगा या फॉल्स लिखा आएगा डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ फाइल डेटा। 11 तो फिक्स्ड है, स्पेस प्लस डेट की लेंथ। तो फाइल डिस्काउंट के अंदर या तो ट्रू पड़ा हुआ है या तो फॉल्स पड़ा हुआ है, जो कि हमने अकॉर्डिंगली आउटपुट करना है। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारी जो इनपुट वाली डेट है वो फाइल डेट से मैच करती है या नहीं करती। अगर मैच करती है तो इफ फाइल डेट इज इक्वल टू डेट, देन सबसे पहले हम फाउंड को ट्रू कर लेंगे ताकि वो इस लूप से एग्जिट कर दे, और बाकी काम हम एक काम करते हैं इस लूप से बाहर ही कर लेंगे, एंड इफ। यहाँ पे इस लूप का काम खत्म है।
एंड वाइल कर देंगे। अब अगर हमें पूरी फाइल में कहीं पे भी फाइल डेट का मैच मिल गया है ना, बल्कि एक और काम करते हैं, हम आउटपुट भी यहीं पे कर देते हैं। आउटपुट हमने क्या करना है, हमने देखना है कि अगर वो ट्रू है तो दिस इज अ डिस्काउंट डेट, नो दिस इज नॉट, अगर वो फॉल्स है तो नो लिख देना। इफ फाइल डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू, देन आउटपुट दिस इज अ डिस्काउंट डेट, एल्स आउटपुट नॉट अ डिस्काउंट डेट। उसके बाद यहीं पे एंड इफ, यहाँ पे भी एंड इफ। ये हमने इसलिए किया है कि क्योंकि हमारे पास फाइल डिस्काउंट और फाइल डेट हर आइट्रेशन पे चेंज हो रहा होता है, तो बेहतर है कि आप उसे अंदर ही आउटपुट कर लो और यहाँ पे एंड वाइल कर दो। तो आपने सिर्फ एक चेक लगाना है कि अगर आपके पास वो फाउंड कभी ट्रू होता ही नहीं है, कभी आपको उसका मैच मिलता ही नहीं है, लास्ट कंडीशन डेट नॉट फाउंड वाली, इफ नॉट फाउंड तो आपने आउटपुट कर देना है डेट नॉट फाउंड। इफ नॉट फाउंड आपने आउटपुट कर देना है डेट नॉट फाउंड एंड इफ। एंड दैट्स इट, आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं, फिर आपने ऊपर डिक्लेयर कर देनी है ये सारी वैल्यूज़। आपने जितने वेरिएबल्स यूज़ किए उन सबको डिक्लेयर कर दो अलग अलग से, सेपरेटेड बाय कॉमास। डेट, डेट फाइल डेटा फाइल डेट फाइल डिस्काउंट, ये आपके स्ट्रिंग्स आ जाएंगे। उसके अलावा फाउंड आपका बुलियन होगा और इंटीजर इसमें कोई भी नहीं है, तो बस दो डिक्लेरेशंस काफ़ी होंगे आपके लिए। डेट फाइल डेटा फाइल डेट फाइल डिस्काउंट, ये स्ट्रिंग है, और फाउंड बुलियन। अब आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। आपने सबसे पहले डेट का इनपुट लिया, आपने फाइल को ओपन किया, माय बैड, आपने फाइल को ओपन करके क्लोज भी करना है आफ्टर द, यहाँ पे कर दो क्लोज फाइल। फाइल को आपने ओपन किया रीड मोड में, उसके बाद आपने एक वाइल का लूप लगाया जिसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको वो मैच मिल जाता है तो आपने लूप को एग्जिट टर्मिनेट कर देना है। अगर मैच नहीं मिलता तो आपने तब तक करते रहना है जब तक आपका फाइल एंड नहीं हो जाती। अगर आपकी फाइल एंड हो जाती है तब भी आपने लूप को टर्मिनेट कर देना है। उसके बाद लूप के अंदर हमने क्या करना है, हमने फाइल फाइल का डेटा एक वेरिएबल के अंदर लेके आना है, मतलब पर हर लाइन का। उसके बाद आपने उसमें से डेट एक्सट्रैक्ट करनी है, डिस्काउंट का स्टेटस एक्सट्रैक्ट करना है। फिर आपने देखना है अगर आपका डेट का मैच कर रहा है तो आपने डिस्काउंट की बेसिस पे आउटपुट देना है। अगर डिस्काउंट ट्रू है तो आपने आउटपुट दे देना है कि दिस इज अ डिस्काउंट डेट। अगर डिस्काउंट फॉल्स है तो आपने आउटपुट दे देना है नॉट अ डिस्काउंट डेट। और ये एंड तक चलता रहेगा। फिर आपने देखना है, देखो ना, अगर आपका ये हो जाएगा तो आपका फाउंड तो ट्रू हो जाएगा। अगर आपका फाउंड ट्रू नहीं होता, इसका एक ही मतलब है कि आपको वो डेट मिली ही नहीं है पूरी पूरी आइट्रेशंस में, तो तब उस केस में आप आउटपुट कर दोगे डेट नॉट फाउंड। तो दिस इज द एंड ऑफ द पास्ट पेपर। इतना सही था, आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला होगा। सिर्फ इसका लास्ट लास्ट पार्ट जो है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अलावा तो बाकी सारा बहुत ईजी था।
तो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर इंशाल्लाह मैं बाकी पास ही आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।